सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, फुल ऑफ हैपनिंग आज का दिन था और कई खबरें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़रा सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से। और आज ये जो बिल्स थे वो कायमा कमेटी को भेजे गए और कायमा कमेटी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी है। कल जो कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास होगा तो दोनों ऐवानों में मंजूर कराने के लिए बिल पेश किए जाएंगे। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मुर्तज़ा, ये बिल आज कायमा कमेटी ने मंजूर कर दिए हैं, कल ये कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाएंगे, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये बिल जो है ये पेश किए गए हैं आज कौमी असम्बली में और उसके बाद कौमी असम्बली ने ये बिल मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिए थे। कायमा कमेटी का इजलास हुआ और नेशनल असम्बली और कौमी जो सेनेट है उनकी जो है शिरकत हुई तमाम मेंबरान की। उनके इसमें 3 बिल जो है पेश किए गए थे। इसमें आर्मी तरमीमी एक्ट बिल था 2020 और उसके साथ पाक बहरिया का तरमीमी बिल था, एक्ट था वो पेश किया गया, जिनकी मुतफ़िका तौर पे मंजूरी दी गई है। कुछ सेनेटर्स ने सिर्फ सवाल किए थे लेकिन किसी भी तरफ से कोई एक जुमला भी जो है इस बिल के मुखालफत में या इस बिल के हवाले से किसी ने नहीं कहा। तमाम लोगों ने ये कहा कि ये कौमी सलामती के अदारे से मुतल्लिका ये बिल है और हमारी अफवाज जो है वो हमारे मुल्क का फख्र है और इस हवाले से हमें बिल्कुल इसको नॉन कंट्रोवर्शियल रखना है और मुतफ़िका की मंजूरी देनी है। और विद नो टाइम लिमिट जो है थोड़े से वक्त में ब्रीफिंग लेने के बाद तमाम मेंबरान ने इसको मंजूर कर लिया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेस यही होता है। बिल टेबल होता है कौमी असम्बली में और फिर मुतल्लिका कमेटियों के पास जाता है। मुतल्लिका कमेटियां अपनी सिफारिशात जो है अगले इजलास में पेश करती हैं। अगला इजलास अब कल ही है, ख़ुसूसी इजलास है जी हाँ। तो कल ये बिल जो है तीनों टेबल कर दिए जाएंगे। पहले कौमी असम्बली में उनसे मंजूरी होगी और उसके थोड़ी देर बाद जो सेनेट है उसमें तमाम तीनों बिल्स की मंजूरी हो जाएगी। तो ये कल से इंशाल्लाह ये जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएंगे, तमाम तीनों के तीनों हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करते थे। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि फैसलाबाद में मौजूद थे और फैसलाबाद में एक बहुत बड़े सनती जोन का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, संग बुनियाद रख दिया है। ये अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से उन्होंने खिताब किया। तकरीबन बताया जा रहा है कि 400 अरब रुपए की जो है वो की जाएगी, ये इज़हार किया जा रहा है। इमरान खान ने काफ़ी गुफ्तगू की और जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर सनतों के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा इक़दाम होने जा रहा है और हमारी नौजवानों के लिए, हमारे कौम के मुस्तक़बिल के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि सनतों को हम आगे बढ़ाएं। ये तमाम तो गुफ्तगू तो उन्होंने की, लेकिन एक गुफ्तगू जो उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से की, ज़रा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ी ज़बान है वो हमारे मुल्क में तकरीर में इस्तेमाल की जाती है जो कि ग़ुलाम ज़हनियत की हामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि असम्बली में कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान को समझते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ी ज़बान में ही तकरीर की जाती है, अंग्रेज़ी ज़बान में ही हमेशा खिताब किया जाता है और जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती उसे हमारे मुल्क में पढ़ा लिखा समझा ही नहीं जाता। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है। तमाम तस्वीरों में बात करेंगे। चीफ न्यूज़ ऑफिसर और सीनियर सहाफ़ी फैसल अजीज़ खान साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें और दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। उस्मान सैयद बसर साहब भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करें। आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, बात तो बड़ी अच्छी है और ज़ाहिर है ये अलमिया है कि अंग्रेज़ी ज़बान को जिस तरह का सरकारी दर्जा हमारे मुल्क में दिया जाता है, चाहे खिताब करना हो, चाहे वो असम्बली में खिताब करना हो, तकरीर करनी हो, तो ये आपको लगता है वाकई जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं ख़त्म होना चाहिए? ये लोगों को पढ़ा लिखा तब समझा जाता है उनको अंग्रेज़ी ज़बान बोलनी या फिर लिखनी आती हो। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। इमरान खान साहब ने बहुत सॉलिड बात की है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार के अंदर ऐसे ऑप्शंस आए कि हम अरबी को पाकिस्तान में दूसरी ज़बान के तौर पर राइज करें। हमने जनरल ज़िया के दौर के अंदर ये चीज़ देखी
और जब हम चीन के करीब थे तो ये ऐसा सिनेरियो था, बल्कि अब भी चीन के करीब में अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहाँ चीनी ज़बान सिखाई जाती है। लेकिन जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने अपनी ही ज़बान में की है। और इमरान खान साहब का ये कहना, और इसमें सब तायद भी करेंगे कि अगर ऑफिशियली हर जगह पर उर्दू ज़बान को ही प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी इदारों में काम करने वालों के लिए हर तरह से सहूलत होगी और हमारा लिए चीज़ें आगे समझना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होगा अगर उर्दू ही ज़बान को, कौमी ज़बान को आगे प्रमोट किया जाए, बल्कि रीजनल ज़बानों को भी किया जाए। सिंधी ज़बान को, पश्तो ज़बान को, पंजाबी ज़बान को, बलोची ज़बान को, सराइकी ज़बान को, गिलगिती ज़बान को, इन ज़बानों को भी लोकल तौर पे किया जाए तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, हल होना शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छी पेशकश है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, सऊदी अरब ने दूसरी अरबी के बाद जो दूसरी ज़बान राइज करने का ऐलान कर दिया है या उसके करीब पहुंच गए, गजट नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। वो दूसरी ज़बान आपको मालूम है कौन सी है? जी, वो चाइनीज़ को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अच्छा। चाइनीज़ ज़बान पढ़ाने के लिए जा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। वो समझते हैं कि अगला डिकेड, उससे अगला डिकेड चाइनीज़ ज़बान का है और चाइनीज़ सऊदी अरब के अंदर अब पढ़ाई जाएगी हर तालीमी इदारे के अंदर। उसका प्रोसेस मुकम्मल है और एग्जीक्यूशन जो है उसकी शुरू होने वाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। और ये वो मुल्क है जहां पर सिर्फ अरबी ज़बान को ही फौकियत दी जाती है और वो करीब समझा जाता है अमेरिका के। सऊदी अरब बहुत करीब समझा जाता है। तो वो जहां पे अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं या डेवलपमेंट देख रहे हैं या पॉजिटिविटी देख रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो उस तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान को भी इसे स्टेप्स के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी ज़बानें हैं, उन तमाम ज़बानों का भी एक पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से बोल मीडिया ग्रुप, आपको याद होगा कि हमने मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर चलाया, सारे लोकल लैंग्वेजेस के अंदर बोल को चलाया, ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान की जो लोकल ज़बानें हैं, कौमी ज़बानें हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बसर साहब, ज़ाहिर पंजाब में एक बहुत बड़ा सनती जोन जिनका सगे बुनियाद रखा गया और ज़ाहिर सीपैक के हवाले से एक बड़ा सनती जोन है जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने आज इफ्तिताह किया। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि चीन की बहुत बड़ी बड़ी सनती कंपनियाँ हैं जो पाकिस्तान में आकर कारोबार करना चाहती हैं, जो सरमायाकारी करना चाहती हैं। यकीनन पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, ज़रा बताइएगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज जो फैसलाबाद के अंदर ये जो आज प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए और जो इनाग्रेट किया है वहाँ पे जाके, ये 400 अरब रुपए की एक कसीर एक रकम है जिसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आए हैं और इससे एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर आपकी नौकरियाँ पैदा होंगी। और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जब 2020 हमारा ये साल जिसके हम पहले वीक के अंदर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने जब आप अपनी कौम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि इंशाल्लाह ताला ये साल पाकिस्तान के अंदर मईशत की तरक्की का साल होगा। ये मईशत का जो पहिया जो पहले तो बिल्कुल उतर चुके थे, फिर अब हम उसको अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो आपको दौड़ता हुआ नज़र आएगा। फिर इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, जैसे आप आज प्राइम मिनिस्टर गए, इस पे मैं ज़रा कमेंट करने से पहले, जैसे फैसल भाई अपनी ज़ुबान की अहमियत के ऊपर भी रोशनी डाल रहे थे आप अपने प्रोग्राम के अंदर, ये इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये है टेलीविज़न का असल किरदार, जो टेलीविज़न को निभाना है। सहाफ़त का असल किरदार जो असल में करना है, ये जो रोज़ टेलीविज़न पे जो भुट्टो जिंदा है, नहीं जिंदा है, फलाना भाग गया मुल्क से, ये भी इशू हैं, लेकिन ये सब पैटी इशूज़ है। असल मसला जो है वो कौम का, जैसे अभी आपने कहा कि अपनी लैंग्वेज को लेके आए आगे। अगर आपने आगे बढ़ना है तो दुनिया के अंदर ये कॉम्प्लेक्स है कि आप एक बड़े, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे इब्न खुल्दून ने अपनी किताब में लिखा कि जो फैशन है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों का ही दुनिया अडॉप्ट करती है और लैंग्वेज भी ताकतवर की इस्तेमाल करती है, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर आपने तरक्की करनी है, चाइना ने करके दिखाया, आपको जर्मनी देख लें, पूरी दुनिया उनकी टेक्नोलॉजी को मानती है। आप लोगों की बातों को हम अप्रिशिएट तो करेंगे, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट होंगी तो ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अगर सरकारी सतह पर अंग्रेजी ज़बान को फौकियत नहीं दी जाएगी तो ज़्यादा अच्छा महसूस होगा सबको। ये बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था सुमैया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब के अंदर जो हमारे मिनिस्टर हैं मुराद रास जो हैं, जो ख़ास तौर पे जो स्कूल्स के मिनिस्टर हैं वो भी, और जो हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं राजा यासिर जो हैं, हम लोग बैठ के सीएम की टीम के साथ हम इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि जो एक यकसा निसाब है ये भी इंशाल्लाह, जैसे देखें सारी तरामीम जो बेहतर कवानीन के अंदर हैं वो भी इमरान खान की हुकूमत कर रही है। आर्मी चीफ के एक्ट में 70 साल कोई नहीं आया था, वो भी हम लेके आ रहे हैं। नैब के कानून को हम ठीक कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला, प्राइम मिनिस्टर का फोकस इसके ऊपर है। आज जैसे उन्होंने बात की वो उनके दिल की बात है, इट वॉज नॉट अ पोलिटिकल टॉक, उन्होंने दिल से कहा और उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो पंजाब में
वेरी सोन इन ए कपल ऑफ मंथ्स आपको नजर आएगी कि हम यकसा तालीमी निसाब की तरफ बढ़ रहे हैं और उर्दू को हम उसके अंदर फोकस रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं सुमैया, इसका एक क्रेडिट मैं आपको दूं, खबर मैं आपको दूं, हमने इसको क्रेडिबल करने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्ला न्याजी और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एजाज अहमद चौधरी साहब पंजाब में, हमने तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हमने मैंडेटरी कर दिया कि वो उर्दू में होगी। अब इंग्लिश के अंदर कोई हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस आपस में नहीं होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से कॉरेस्पॉन्डेंस करेगी वो भी उर्दू में करेगी, और हम अपनी पार्टी के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने भी हमारे कारकुनान हैं उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जितने भी हमारे ओहदेदारान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। ये भी क्रेडिट जो देखें ये हमारी जमात ने अपने अंदर से शुरू किया है। तो हम ये समझते हैं कि आगे बढ़ने, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर देखें आज उन्होंने खाना खाया जब वहां पे, देखिए ये वो चीजें हैं जो असल में आपके लीडरशिप को नीचे उतर के आना है। जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करते थे अपनी ज़ात और ख़ानदान को बढ़ाने में, नहीं, इक़्तिदार एक जिम्मेदारी है। यहाँ आए लोगों के दरमियान वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किस लैंग्वेज में वो लर्न कर सकते हैं, किस में वो इनोवेट कर सकते हैं, उसमें बेहतर तकनीकी सलाहियत उनके सामने आ सकती है। बड़ी खुशहाई नहीं है, लेकिन और भी अच्छा होगा जब आवाम के लिए आसानियां भी पैदा की जाएंगी ना। बस ऐसा आप मुझे आगे बढ़ने दें जरा, जाहिर बहुत सारी चीजें मुताल्लिक आप हमेशा जब आप जी चलें कंप्लीट कर लें आप। जी फरमाइए कंप्लीट कर लें। मैं क्या सुमैया, आप हमेशा जब भी मैं आपके शो में कोई बात करता हूँ अपनी गवर्नमेंट के अचीवमेंट की, आप कहते हैं अच्छा होगा कि इसको ट्रांसलेट करें। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इंशाल्लाह ताला इस सिस्टम को इमरान खान ठीक करके एंड ट्रांसलेट करेंगे। सबसे अच्छी बात बताएं क्या मैं भी आपको और बता दूं। इंशाल्लाह सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि जब भी मैं कोई क्रिटिसिज्म करने लगती हूँ आप मुझे उम्मीद का दामन पकड़ा देते हैं कि इंशाल्लाह मैं आपके शो में बैठकर ये खुशखबरी दूंगा। तो मैं तो इंतजार में हूँ, बहुत सारी उम्मीदों के दामन मैंने थामे हुए हैं कि बहुत सारी खुशखबरियां मुझे एक साथ ही देंगे। तो आगे अगर आपकी इजाजत हो तो नाज़रीन, कल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया था सिविल सर्वेंट से, तो उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका जो वावेला अपोजिशन मचा रही है और इसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो गलत है। अच्छा, इस चीज़ पर हमने रोशनी बहुत पहले ही डाली थी जब नैब ऑर्डिनेंस आया था, और हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि एक्चुअली ये ब्यूरोक्रेसी के लिए लेकर लाया गया है ताकि उनके लिए आसानियाँ फराम की जाएँ, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसकी तशरीह कर दी। कल भी उन्होंने यही बात की और आज भी उन्होंने इसी हवाले से बात की। उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुना देते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को, अब बिजनेस कम्युनिटी का पहले तो अगर बिजनेस कम्युनिटी नैब के परव्यू में आती नहीं है, क्योंकि करप्शन की इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है सारी दुनिया के अंदर करप्शन की, वो है यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। तो जब पब्लिक ऑफिस ही नहीं है आपके पास एज ए बिजनेस कम्युनिटी, तो आपके ऊपर करप्शन का केस नहीं आ सकता अनलेस कि वो फिर अटैच्ड हो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ। तो वो तो अनअफेक्टेड है। लोग जो शोर मचा रहे हैं वो तो रियलाइज ही नहीं कर रहे, अगर वो सही तरह नैब की अमेंडमेंट पढ़ें कि जो टैक्स केसेस है वो तो वैसे ही एफबीआर के हैं, तो वो उसका क्या काम है कि नैब टैक्स केसेस पे जाए। और मैंने ये मैसेज उनको भी पहुंचा दिया, नैब के चेयरमैन को मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वक्त एक मुश्किल से मुल्क को स्टेबलाइज किया, एक बड़े मुश्किल 2019 बड़ा मुश्किल साल था। अब इसके ना दो रुख हैं, मैं चाहूँगी ज़रा आप रोशनी डालें। ज़ाहिर है आपका सहाफ़त से इतना पुराना ताल्लुक़ है और आप चीज़ों को बड़ा अच्छी तरीके से बताते भी हैं, समझाते भी हैं। दो रुख ये हैं कि एक तो ये चीज़ बाद में क्यों ख्याल आया हुकूमत को, पहले तो आपने तमाम इम्प्लीमेंट सब पर कर दिया, चाहे वो पब्लिक होल्डर रखते हों, पब्लिक ऑफिस रखते हों या ना रखते हों, एक आम आदमी भी हो, फिर ब्यूरोक्रेसी ने आपको तंग किया और आपको मजबूर किया, तो फिर आप नैब ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। दो रुख हैं, मैं चाहूँगी जरा आप डिटेल्स जरा रोशनी डालें इसमें। देखिए, कहते हैं ना कि देर आई दुरुस्त आई। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर पिछले 40-50 सालों के अंदर स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है। अब कोई माने या ना माने, स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून के ज़ेर असर लोग हैं और वो ज़ाहिर है जब वो आताब में थे, परेशान थे और इमरान खान की गवर्नमेंट ने एहतिसाब का नारा शुरू किया, भाग दौड़ शुरू की, तो ब्यूरोक्रेट्स पीछे भागना शुरू हुए और वो अपनी लीडरशिप, जो भी इनकी लीडरशिप थी, उनके कहने पर चीज़ों को रोकते रहे। और हमने देखा ये इन 16 महीनों के अंदर बहुत मुश्किल पेश आई इमरान खान साहब को उस ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने में, और जाहिर है कि एकदम रिप्लेस नहीं की जा सकती, अच्छे ऑफिसर्स को ऊपर लाने में, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्यूरोक्रेसी को यहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी तकारीर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या आप इनके एसेट को रिकॉर्ड पर लाने को तैयार हैं? क्या ये गवर्नमेंट करेगी कि ये 17 ग्रेड के, 18 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 20 ग्रेड के, 21 ग्रेड के, 22 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, इनके एसेट कितने, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, इनके घर कितने, इनकी गाड़ियाँ कितनी हैं? और सॉरी टू से यहाँ बहुत करप्शन होती है फैसल साहब, सॉरी टू से। ब्यूरोक्रेसी के थ्रू तो सिस्टम चल नहीं सकता। तो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, पाकिस्तान का कोई इदारा सिवाय नादरा के, कोई इदारा वहां पे आम पाकिस्तानी का काम बगैर पैसों के दिए नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी तो बगैर उसकी चलती नहीं है। कराची में तो तबाही मची हुई है, बलूचिस्तान में, सिंध में तबाही है। छोटे से काम के लिए जाएं पैसे ही पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे देने पड़ते हैं। पंजाब में यह हाल है, केपी में यह हाल है। ये एक रिवाज बन गया है, अगर किसी साहब का किसी ऑफिसर की पोस्टिंग होनी है तो उसने पैसा देना है, फिर पैसा बनाना है, फिर वजीर को देना है, फिर ऊपर जाना है। एक फाइल के कितने पैसे होते हैं ये बात सबको पता है। एक छोटे छोटे काम के इतने पैसे और इसके अंदर कोई मालूम। ये सबसे बड़ी जंग है जो पीटीआई ने लड़नी है ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए, और इमरान खान एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल टास्क है। दूसरा जो नैब की बात कर रहे हैं ना, जी जी, बेनिफिशियरी हर सूरत में बिजनेस कम्युनिटी है। कहीं पर कोई भी काम होगा ब्यूरोक्रेट करेगा, एंड जो रिजल्ट है जहां पर भी बेनिफिशियरी मिलेगा वो बिजनेसमैन मिलेगा, वो हिडन होगा, वो बेनाम होगा, वो फ्रंट पे होगा, वो 56 कंपनियों की सूरत में होगा, वो दूर होगा, लेकिन बिजनेसमैन होगा। बिजनेसमैन को आप फिलहाल तो इस सिस्टम के तहत अभी आजादी दे रहे हैं, लेकिन आप जहां पे भी निकालेंगे काम, वो निकलेगा एंड में, आम आदमी थोड़ी निकलेगा, आम पाकिस्तानी थोड़ी निकलेगा, वो निकलेगा ही जाके बिजनेसमैन इसका बेनिफिशियरी है। लेकिन बहरहाल चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त दबी हुई है और बहुत बुरे हाल में, तो ब्यूरोक्रेट्स को आगे करें, बिजनेसमैन को सहूलत दें, नैब को पीछा करें। अब देखते हैं नैब के पास पावर रह कितनी गई है, नैब कर क्या सकती है। और वो जो सबसे बड़ा नारा था 22 साल वाला, वो नारा कहां गया? वो सवाल तो बहुत है, इस पर पूरा एक शो हो सकता है। वो तमाम चीजें गई कहां जो नैब के हवाले से थी और इमरान खान साहब और पीटीआई की थी कि हम बात करें कि 53 रुपए का दावा था, अरब रुपए का, उसका क्या हुआ, वो किधर कैसे होगा? लेकिन अगर यहां से बढ़ना है ना आगे, तो ब्यूरोक्रेट्स के असासे रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है, उनके रिकॉर्ड्स लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा और ब्यूरोक्रेसी को आप सिस्टम में बंद नहीं करेंगे, उस सैलरी के स्ट्रक्चर को बढ़ा दे, लेकिन उनको कहेंगे हलाल पे तो काम करो, बाकी चीजों को तो छोड़ो। अब ये कैसे करेगी हुकूमत? बसरा साहब, बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये पहिया जो मईशत का था चलाना बहुत जरूरी था, सब समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन जो मंशूर का हिस्सा थी चीजें, जिस बात पर आवाम से वोट लिया गया था, उनको सेटिस्फाई कैसे किया जाएगा? देखिए समिया, बड़े ही डिटेल के साथ फैसल भाई ने जो ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेट एक रोल रहा है, और वो अनफॉर्चुनेट रोल जो बना क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया गया। यहाँ जो मैं भी, क्योंकि हम पॉलिटिक्स को से बिलोंग करते हैं, सियासत करते हैं, लेकिन वो सियासत जिसको गाली बना दिया गया, इवेंचुअली आपने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को सियासत में आप खींच के ले आए, आपने कोशिश की कि अदलिया को भी सियासत के अंदर ले आएँ, आपने हर चीज़ के ऊपर जब सियासत कर दी तो अल्टीमेटली उसका यही इफेक्ट आना था। जैसे फैसल भाई बात कर रहे थे, हम 100% उनसे एग्री करता हूँ। अब ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इसको ठीक कैसे देखिए, जब से सुमैया हम आए हैं, आप पाकिस्तान तरीके, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम वेरी हम्बल बिफोर द अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं इस गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, मैं अपनी पार्टी का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हूँ पंजाब के लिए, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर मैं पीपल्स पार्टी से होता, नून लीग से होता, आज मेरे साथ एक सरकारी गाड़ी चल रही होती, मेरे साथ पुलिस के गार्ड चल रहे होते, उस्मान बसरा के अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर, गुजरांवाला के अंदर CPO लगे हैं अभी मुश्ताक भुट्टा साहब, अब मुझे पता ही नहीं कहाँ से आके लगे हैं, मेरिट पे लगे हैं, थानों के अंदर मेरिट के ऊपर लोग लग रहे हैं, गुजरांवाला समेत पूरे पाकिस्तान, कहीं हमारी इंटरफेरेंस नहीं। मैं आपको पूरे अनोत कह रहा हूँ, पूरे ईमान और ईकान से कह रहा हूँ कि हमने, चीफ मिनिस्टर ने, आपको मैं इससे बड़ी क्या एग्जांपल दूँ कि एक सिस्टम के अंदर चीफ मिनिस्टर के अपने एक अजीज़ थे करीबी, वो लग गए यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सबसे पहली ट्रांसफ़र उनकी हुई और मैं वहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि ये कैसे हो गई। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों को बनाने के लिए, इमरान खान का ख्वाब क्या है कि पाकिस्तान कब आगे बढ़ेगा, यहाँ मौसम है, यहाँ लोग हैं, यहाँ यंगस्टर्स हैं, यहाँ आपके पास, आप तो तर्जुमान है ना पंजाब हुकूमत के, लेकिन वज़ीर आज़म पंजाब के नहीं है ना, वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के हैं, तो ये जो नाफिजुल अमल करना है तमाम निज़ाम, तो पूरे मुल्क में करना है ना बसरा साहब।
देखिए सुमैया, मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए जो निज़ाम होता है ना जी, असल में हम लोग बहुत रोज़ बहस करते हैं, निज़ाम कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसको आप पकड़ें और उसकी इस्लाह करके दिखा दें। निज़ाम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ का नाम है। आप यहीं पे देख लें कि अब मैं निज़ाम अदल की बात कर लें, चले दूर ना जाएँ। राना सनाउल्लाह साहब का केस पूरे मीडिया पर लोगों ने लड़ा, अदालत में तो लड़ा ही नहीं गया ना, अभी वहाँ शुरू ही नहीं हुआ, यहाँ पर लड़ा गया। 98% इन केसेस के अंदर जमानत नहीं होती, हो गई। पूरा पाकिस्तान जो है वो एक सर ना छेड़े इस टॉपिक को, बहुत सवाल हैं, जवाब नहीं है आप लोगों के पास, ना छेड़े इस टॉपिक को। सुमैया मेरे पास जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, चलें इस बहस से भी निकल आते हैं। सर अभी वीडियो फुटेज की बहस से तो निकल आए हम लोग। इस मुल्क के वो दिल से, वो सुमैया आपको इंशाल्लाह ताला देखेंगी। आप तो प्रोग्राम कितनी मुद्दत से कर रही हैं और अल्लाह करे आप आगे भी करती रहें, और मैं आपके साथ 20 में 21 में 22 23 में भी बैठा हूं बॉल के ऊपर, और आप आगे बढ़े। 20 साल तक हम ये जब स्टेज आएगी एविडेंस देने की, ठीक है सर सुमैया, नहीं इंशाल्लाह ताला वो बाकी मामला भी आप लोगों के बड़े जबरदस्त होंगे। तो आप देखिएगा कि जो वीडियो एविडेंस की बात की जा रही है, ये तमाम वो एविडेंस जिससे अल्टीमेटली क्राइम को प्रूव करना है, वो जब आपका मेन केस चलेगा उसके अंदर ANF लेके आएगी। जब वो बार बार कह रहे हैं मैं लेके आएंगे, हम तो लेके आएंगे। खैर एनी हो, हम वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए निजाम को बदला जाएगा जब आपके इदारे एम्पावर होंगे। चलें ठीक है, मैं जरा ब्रेक ले लूं और हम देखेंगे कि हम भी देखेंगे, एक वक्त आएगा कि आपके दावे और वादे हैं ये सब हम देखेंगे। ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद आप क्या देखेंगे, ज़रा जो वफाक है वो इत्तेहादियों को मनाने के लिए अब किस हद तक चला गया है और MQM के लिए अब क्या क्या पेशकश कर रहा है वफाक, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी कि ज़ाहिर है जब MQM को बिलावल भुट्टो ने पेशकश की और वो ऑफ़र अभी तक तो खैर MQM ने कबूल नहीं किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत खासी मुतारिक हुई और उसके बाद जो एक बातचीत का सिलसिला था वो फिर से शुरू हुआ, उनके मुतालबात सुने जाने लगे। और कल जो मुलाकात हुई है वो जहांगीर तरीन से हुई है, खालिद मकबूल सिद्दीकी की, और उस मुलाकात में क्या क्या कुछ तय पाया है, क्या ऑफ़र्स की जा रही वफाकी हुकूमत की तरफ से MQM को ज़रा बात कर लेते हैं। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, ज़ाहिर है ये मुलाकातें अब आगे भी होंगी, आपके पास अपडेट क्या है, क्या ऑफर्स क्या की गई हैं और जो मुतालबात थे MQM के वो किस हद तक माने जा रहे हैं? जी देखिए सुमैया, ये कल बाज़ाब्ता तौर पर पहली मुलाकात थी जहांगीर तरीन और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान, जो कि इस्लामाबाद में हुई। और इस मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि जो पीपल्स पार्टी ने हमें ऑफर की है हम उसको कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अगर तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद किया तो हमने वो किसी वजारतों के लिए नहीं किया, बल्कि हम कराची और हैदराबाद की तरक्की चाहते हैं। तो उन्होंने एक शिकवा किया जहांगीर तरीन से कि जो 25 अरब उस पर अब तक अमल दराम नहीं हो सका है। साथ साथ ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से बातचीत, इस पर जहांगीर तरीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत MQM को हैदराबाद में यूनिवर्सिटी देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारे इस हवाले से बात हो चुकी है और जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जो है उसका जो है संगे बुनियाद रखेंगे इस पर, जो और जल्द ये खुशखबरी जो है MQM को देने लगे हैं। इसके अलावा MQM ने बहुत से गिले शिकवे किए, खासतौर पर जो बंद दफातर वाला मामला है, कारकुनों के हवाले से बातचीत हुई। और जो कराची का पैकेज है, खासतौर कराची में तरक्याती फंड हैं और कराची में तो जो पानी का मसला है उस पर MQM ने कहा कि वो जो वादे किए थे उस पर वफा नहीं हो रहे, तमाम तर उनके जो मुतालबात हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचाएंगे। मुलाकात में इत्तेफाक भी हुआ कि आइंदा हफ्ते एक और मुलाकात होगी जो कि वफ्द की सतह पर होगी, जिसमें जहांगीर तरीन जो है तहरीक इंसाफ वफ्द की सरबराही करेंगे और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है उनको भी वफ्द की सरबराही करेंगे। और वज़ीर कह रहे हैं कि इस हवाले से दोनों जमातों पर अपनी एक कमेटी भी बन सकती है, ये तजवीज़ है जो तमाम तर मामला देखे, क्योंकि असद उमर को वज़ीर आज़म ने कहा था कि तौर पर कराची में जो तरक्याती काम है वो उनको देखें। तो ये कल एक बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है, आइंदा हफ्ते एक और मुलाकात होने जा रही है। उसके अलावा जो दीगर इत्तेहादी हैं उनको भी हुकूमत ने एतमाद में लेने का फैसला किया है। और इस वक्त जो है GDA का मुस्लिम लीग काफ और जो जमहूरी वतन पार्टी है उनका एक ही पैमान है, लेकिन उनका जो डेरा बुगटी मुतासरीन थे उनके कुछ मुतालबात थे, तो उस पर जो है फैसला किया गया है कि आइंदा हफ्ते शाहजैन बुगटी से जो है वो हुकूमती वक्त मुलाकात करेगा। तो आइंदा हफ्ता बड़ा अहम है जिसमें तमाम इत्तेहादी से मुलाकात होगी, वक्त की सतह पर मुलाकात इस्लामाबाद में होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद, बड़ा डिटेल्ड आपने हमें बताया। फैसल साहब, वो काम जो 15 माह में नवाब बिलावल की एक ऑफर ने कर दिया, बिलावल साहब ने
बेसिकली एमक्यूएम को मौका दे दिया कि वो पीटीआई से दोबारा डायलॉग में आ जाएं और दूसरा थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को भी आईना दिखा दें। तो एमक्यूएम ने दिखाया ये कि आप हमें लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो आप मेयर के अंडर कर दें, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के अंडर कर दें, वाटर बोर्ड मेयर के अंडर कर दें, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, हॉक्सफोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जो सब पीपल्स पार्टी ने अपने वजीर के पास रखे हुए हैं और जो कि कराची के इदारे हैं, वो इदारे 13 इदारे जो हैं मेयर के अंडर करते हैं, जो मेयर के अंडर थे। तो फिर हम बात करते हैं तो मेयर के पास पावर और फंड्स दें मेयर को। अब ये मामला ये है कि ना ये पीटीआई करेगी ना पीपल्स पार्टी करेगी। उसकी वजह यह है कि अगर ये पैसे मेयर के पास आ जाते हैं तो एमक्यूएम की जो साख है वो बहाल हो सकती है। वो इसलिए बहाल हो सकती है कि वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे। कराची में कचरा पड़ा हुआ है जो कोई नहीं उठाता, सब ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। पीटीआई की हुकूमत ने लगा दी है, अली जैदी साहब ने खूब लगाई, सिंध गवर्नमेंट ने खूब लगाई। अगर एमक्यूएम के पास पैसे आ जाते हैं और पावर आ जाती है तो ये करने में कामयाब हो सकते हैं। फंड्स का तो मसला है। और उसके बाद होगा कि ये कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अगर होते हैं, जिसके चांसेस नजर नहीं आ रहे क्योंकि सेंसस का नोटिफिकेशन नहीं निकला हुआ, अगर होते हैं तो एमक्यूएम फिर आ जाएगी इख्तियार के अंदर लोकल गवर्नमेंट में दोबारा। तो ना पीटीआई चाहती है ऐसा हो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है। यानी कि यूज किया जाता है तो एमक्यूएम को इस्तेमाल। अब अगले मरहले में मेरा ख्याल ये है कि जब ये राउंड 2, 4, 5, 8 गुजर जाएंगे उसके बाद होगा ये कि एमक्यूएम रिजाइन करेगी वजारतों से, गवर्नमेंट में रहेगी, असेंबली में बैठेगी ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, लेकिन ये 2 वजारतें जो इनके किसी काम की नहीं है, आईटी की भी, और तो वो वजारतें छोड़ देगी, वो वजारतें छोड़ देगी या गवर्नमेंट में रहेगी। खबर है या इम्कान है? मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये एमक्यूएम के पास इसके अलावा कोई वो नहीं है, क्योंकि ये बैठकर खुलकर बात करते हैं। इनके पास अगला ऑप्शन क्या है? पीटीआई से 1 डायलॉग, 2 डायलॉग, 3 डायलॉग, 4 डायलॉग, लंबी लंबी मीटिंग इमरान खान साहब के साथ, कमेटियों के साथ। अच्छा, एमक्यूएम अगर साइड पर भी कर दें तो कराची के लिए सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची के मिनिस्टर, टॉप मिनिस्टर्स, डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स, शिपिंग के मिनिस्टर्स, वाटर, मतलब टॉप मिनिस्टर जो हैं वो कराची के, लेकिन कुछ करते ही नहीं है। माफी चाहता हूँ, लफ्ज गलत निकल गया मेरा, लेकिन वो कुछ करते नहीं, डिलीवर ही नहीं करते। तो जब कोई चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे तो वो पीटीआई के लिए भी एक मसला है। पीटीआई अगर एमक्यूएम को पैसे दे देती है तो जो उनकी लीडरशिप एमएनएस एमपीएस की है वो कैसे सरवाइव करेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी पीटीआई के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके अंदर एमक्यूएम को बार बार एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और एमक्यूएम उसी खुलूस और मोहब्बत से दौड़ती है। पीटीआई के पास यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वो ग्रुप एक साथ बैठ नहीं सकते, वो डिलीवर कर नहीं सकते। सिंध असेंबली के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप है, वफाक के वज़रा तो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, सदर मुमलिकत सबको बिठाने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब बुलाते हैं तो भी पिछले दिनों एमएनए को बुलाया था, वो हर एमएनए अपनी अपनी बातें कर रहा है। तो कराची का मसला मेरे हिसाब से ऐसे हल नहीं होगा, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले ये बात कही थी कि कराची को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना पड़ेगा या वफाक के अंडर देना पड़ेगा। उसका स्टेटस 3.5 करोड़ का शहर है, उसकी डेवलपमेंट उस एंगल से होगी। तो ये चीजें निकाल सकती हैं कराची को। और कराची का अगर आप इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। सिंध 95% पैसा कराची का इस्तेमाल कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर रहा। सिंध का जो पैसा है वो जो वफाक इस्तेमाल कर रहा है 70% कर रहा है, वो डिलीवर नहीं कर रहा। तो बड़ा मुश्किल पेचीदा मसला है और इससे पीटीआई की गवर्नमेंट फिलहाल तो नहीं कर सकती इस मसले को। मैं जहां तक समझता हूं मुश्किल है। पॉइंट, लेकिन मसला आप कहते हैं फिलहाल हल नहीं कर सकती। अच्छा बस साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक नहीं है सिंध से, लेकिन मैं आपको सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि जब भी कहीं फंसती है हुकूमत तो उनको उस मुश्किल से निकालने वाले जहांगीर तरीन साहब ही क्यों होते हैं? बहुत मासूम। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा सुमैया इसके ऊपर, जी मैं बिल्कुल आपके सवाल को भी जवाब देता हूँ। जी देखिए, सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करें कि जो एमक्यूएम वाला ये जो कज़िया आपके सामने पेश, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, देखिए किस कदर ये श्रूड लोग हैं। आप मुझे बताएं कि फैसल भाई भी बड़ी नज़र रखते हैं इस सियासत के ऊपर, इसका तज्जिया भी करते रहते हैं और मैं आई एम ऑलवेज गुड टू सी हिम। आप मुझे बताइए, क्या जलसों के अंदर खड़े होकर भी ऑफ़र की जाती है अगर किसी ने हुकूमत से उसके इत्तेहादी को उतारना हो, नीचे उससे बात करनी हो, उसको अपने साथ मिलाना हो, ये तो बंद कमरों में बात हुआ करती है। लेकिन क्योंकि एमक्यूएम के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं कि वो हमसे दूर हो सकते हैं, ये तो उन्होंने जलसे के अंदर जब हमें ये कहा तो मसला उनका सिर्फ ये था कि टेलीविजन के ऊपर इसकी बात शुरू हो जाए, लोगों में अनसर्टेनिटी की जो फिजा है वो पैदा हो जाए और लोग हो सकते हैं। मेरे ही प्रोग्राम में खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने ये कहा था कि हम वजारतें छोड़ सकते हैं। मेरे ही प्रोग्राम में वसीम अख्तर साहब ने ये कहा था कि हम गौर कर सकते हैं क्योंकि हम मुतमईन नहीं है हुकूमत के तहत। अगर पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया वजारतों से तो ये हो सकता है, इम्कान अभी भी है। देखिए
सुमैया, इम्कान, दुनिया तो इम्कानात से चलती है और इम्कानात जो हैं वो हमेशा यहाँ मौजूद होते हैं। इम्कानात का नाम ही तब्दीली और चेंज है। चेंज असल में इम्कानात की एक किस्म है। तो इम्कानात तो दुनिया में मौजूद रहते हैं, लेकिन बहुत से इम्कानात क्योंकि हम हुकूमत के अंदर है ना, हम जानते हैं कि वो इम्कानात का होना जो है ना वो बाइदत क्यास है और वो अंदेशा है दूर दराज के अलावा कुछ नहीं है इसमें कोई। हाँ, अब आप कहेंगे जहांगीर तरीन साहब, देखिए जहांगीर तरीन जो हैं वो एक बड़े ज़ीरक इंसान हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, जब हम आगे लेके चल रहे हैं जहांगीर तरीन उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनका एक जो एक्सपीरियंस है, वो एक इससे पहले भी गवर्नमेंट के अंदर वो सर्व कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं और इस वजह से वो बहुत सी जो चीज़ें हैं प्राइम मिनिस्टर उनके ज़िम्मे लगाते हैं कि आप ये काम करें, इसको देखें। और प्राइम मिनिस्टर की ये है कि वो अपनी टीम के साथ काम करते हैं। वो एक इडियोसिंक्रेटिक जो फीचर होता है ना कि जी तमाम चीज़ें जो हैं वो इधर रायबंद पैलेस के अंदर समा जाएं और जिसके नाम के बाद वही लोग हैं जो नवाज शरीफ को पार्टी की क़यादत करने बोलते हैं कि एक नाअहल शख्स पार्टी की क़यादत कैसे कर रहा है, वो कैसे डिसीजन ले रहा है, लेकिन वही चीज़ अगर आपके ही पार्टी में इम्प्लीमेंट हो रही होती है तो उसको आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये खुला तजाद नहीं है। देखिए सुमैया, ये बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वाजिब जायज़ है, लेकिन आप इसका जवाब सुनिए कि ये बड़ा लीगल एक जवाब है। इसको लीगल इसकी सेंस को अंडरस्टैंड करें कि जहांगीर तरीन को रोका सुप्रीम कोर्ट ने कि पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। वो फौरी तौर पे एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेप डाउन हुए हैं। उनके पास आज हुकूमत उनकी है ना जी, हमारी वो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर बड़ी लंबी स्ट्रगल की है प्राइम मिनिस्टर के साथ इस निज़ाम को बदलने के लिए, लेकिन वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी ज़ीरक इंसान है, पोलिटिकल एक्सपीरियंस के पास है, वो कुछ करने की सलाहियत रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि जहांगीर का तजुर्बा जो है वो भी और उसको फेंक दे गई। जवाब मुझे मिल गया। पॉइंट शुक्रिया आपका उस्मान सईद बसर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भारत में क्या हो रहा है जरा उसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आते ही हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बहुत अरसे से जारी हैं। पहले हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया, 370A की जो खात्मा था वो किया गया और 150 से ज़ायद रोज़ हो चुके हैं कश्मीर में अभी भी कर्फ्यू है। वहाँ पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है उस पर आलमी बरादरी भी अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। और उसके बाद जो भारत में हो रहा है वो अलग कहानी है। भारत मुतनाज़िर शरीयत बिल के बाद जो एहतजाज का सिलसिला है वो ज़ोर पकड़ चुका है। आज भी न्यू दिल्ली में एहतजाज किया गया जिसमें हमने देखा कि नामवर अदाकारा शबाना आज़मी और मुमताज़ शायर जावेद अख्तर भी मौजूद थे। उन्होंने भी नारेबाजी की और लोग ये कह रहे थे, उस मुजाहरे में जो मौजूद लोग थे उनको ये उम्मीद है कि जो मामला है ये वापस ले लिया जाएगा, लेकिन 9:30 में भी ऐसा ना हो सका। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि जो कश्मीर में हो रहा है कि वो भारत में भी होने जा रहा है, इस पर ज़रा बात करेंगे। फैसल साहब, जो कुछ हो रहा है, जो आसाम में हुआ, जो भारत के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है और ये शरीयत बिल के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये आग कितनी बढ़ जाएगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए सुमैया, इसको अगर इस नज़र से देखें कि मोदी जब वज़ीर आला थे गुजरात के, तो उन्होंने वहाँ पे जो कत्लेआम किया था मुसलमानों का, वो मेथडोलॉजी, वो पॉलिसी थी क्या? उन्होंने सबसे पहले वहाँ की जो गुजरात की पुलिस थी उसको RS के लोगों से भरा, वहाँ की जुडिशरी को भरा, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भरा, मेन पोस्ट के ऊपर RSS के लोग लेकर आए और उसके बाद 3 दिन तक वो कत्लेआम किया गुजरात के अंदर कि कोई बोलने बचाने वाला नहीं था। और सारी दुनिया के अंदर दहशतगर्द डिक्लेयर हो गए। अमेरिका ने जो है वीज़ा देने से इनकार कर दिया, इंटरनेशनल दहशतगर्दी की लिस्ट में डाल दिया, यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की लिस्ट में डाल दिया और मोदी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। फिर उन्होंने यही कार्ड खेला और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म बन गए। पहली गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने पूरा रास्ता बनाया, डिस्टर्ब किया, बड़े ख्वाब दिखाए और चूंकि बड़ी आबादी हिंदुओं की और अपर जात की है उनको कनेक्ट रखा। जब दोबारा इलेक्शन उन्होंने जीता है तो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर RSS के लोगों को, बीजेपी के लोगों को भर्ती किया। जज उनकी अदलिया RSS की हो गई। उन्होंने फैसले ले लिए, बाबरी मस्जिद का फैसला उन्होंने किस तरह से लिया, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इसी सिलसिले को किया, एजेंसीज के अंदर उन्होंने लोग डाले, फौज के अंदर RSS के लोग डाले। अब मामला यह है कि उनका मीडिया RSS की जबान बोल रहा है, उनके कोर्ट्स RSS की जबान बोल रहे हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी पुलिस, उनकी एजेंसी, अब सब कुछ RSS की बुनियाद पे हो रहा है। बीजेपी ने अपना एक सिस्टम बना के इंप्लीमेंट कर दिया। जो बार बार लोग ये कह रहे हैं ना कि मुजाहिरे से कोई फर्क पड़ेगा,
कि मुजाहरे से फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका खामोश है, यूरोपियन यूनियन खामोश है, सारी दुनिया खामोश है, वो कहते हैं इंटरनल मसला है, और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, सब बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ, मुस्लिम ममालिक बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ, सबका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और मोदी अपने पूरा सिस्टम बना के कहता है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है तो आप बाबरी मस्जिद के मामले पे कोई बात नहीं करें, हमारे पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, कश्मीर में ये हुआ है, आप इसके ऊपर बात नहीं करें, हमारा इंटरनल मसला है, ये शरीयत बिल हमारे कानून हमारे पार्लियामेंट ने पास किया, हमारे प्रेसिडेंट ने साइन किया, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले। उसने पूरा गेम बना के अब जो सिनेरियो किया है, पहले मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बड़े बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, और सिनेरियो बहुत डेंजरस जोन में जा रहा है। उसके बाद वो दलित भील कौम के लोग जो हैं, जो निचले जात के हिंदू हैं, उनको टारगेट करना है। खालिस्तान तहरीक का जो रेफरेंडम इस साल के अंदर है, सिखों को टारगेट करना है, सिख खड़े में मुसलमानों के साथ, तो इंडिया चेंज होना है, सेक्युलर इसको रोकना बहुत मुश्किल है। सिवाय इसके क्योंकि मैं छोटी सी बात कर दूं, सिवाय इसके कि मुसलमान खड़े हो जाएं और रियासत का डिमांड करें, एक रियासत की डिमांड करें, मुसलमानों की एक और रियासत हिंदुस्तान में बने, सिखों की रियासत बने, दलित की रियासत बने, तो ये हो सकता है। ये कैसे होगा जरा मैं बता दूं, यही सवाल मैं आपसे करने जा रही थी कि 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है, तो आदाद शुमार कहते हैं, तो 2030 में ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तादाद और बढ़ जाएगी, इसी खौफ में मुब्तला होकर ये शरीयत बिल लाया गया है। तो आपको लग रहा है कि वाकई जो आप कह रहे हैं कि वहाँ के रहने वाले मुसलमान और जो दीगर अक़लियतें हैं उनको अब यही स्टेप लेना होगा, मुजाहिरों से कुछ नहीं होने वाला? देखिए मैं आपको बताऊं, आवाज़ जो इंडिया से इस वक्त आ रही है वो टेलीविजन के जरिए नहीं आ रही है, टेलीविजन के ऊपर वो दबा के दे रहे हैं। दुनिया की टॉप सोशल मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे इंडियंस बैठे हैं, और वो ट्विटर अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स जो फ्रीडम के मानने वाले हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में हजारों लाखों अकाउंट्स बंद किए, इंडिया के अंदर बंद किए, तो चीज़ बाहर निकल के उस तरह से आ नहीं रही। जो बात आप कह रही हैं उसके अंदर अब सिनेरियो अगला वाला क्या होगा, क्या हो सकता है, उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ेंगे, जो इंडिया कहेगा, लेकिन फ्रीडम फाइटर सामने आएंगे, क्योंकि कोई बड़ी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अब बड़ी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनने की तरफ जाएगी। एक सिनेरियो इस तरह का जाएगा जिस तरह से सिखों ने एक फैसला किया है, इस तरह से मुसलमानों को करना पड़ेगा, और ये रास्ता निकलेगा अलग रियासतों के बनाने की जानिब। आसाम 6 रियासतें, जी, लेकिन आसाम में तो हिंदू ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, मज़हब के नाम पर तफरीक ना फैलाई जाए। ना सिर्फ वो ये बात कह रहे हैं, बल्कि जो दीगर जमातें हैं जैसे कांग्रेस है और जमातें, वो भी ये कहती हैं कि मज़हब के नाम पर तफरीक ना फैलाई जाए, ये गलत है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जब शहरियत का बिल बन गया, साइन हो गया, प्रेसिडेंट कानून का हिस्सा बन गया, अब अगर इसकी कोई मुखालिफत करेगा उसके खिलाफ होगा क्या? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों की मार कुटाई होगी, उनके खिलाफ FIRs कटेंगे, क्योंकि कानून बन गया है। कानून बनने के बाद वो जिस तरह से चाहेंगे, बड़े बड़े लोग जो मुजाहिरे कर रहे हैं उनके खिलाफ FIRs कटेंगी, और मोदी उठा के अंदर डालेंगे। तो ये मसले का हल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तहरीक चलेगी। अब लोगों को ख्याल आ गया है 70 साल के बाद के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फैसला किया था, 2 कौमी नजरिए का, वो दुरुस्त साबित हुआ, पाकिस्तान की चीजें सही साबित हुई। अब वो करें क्या? वो नारा लग रहा है जिसको पकड़ते हैं उसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। नहीं होगा। फैसल अजीज खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे बसने वाले तमाम मुसलमान ये समझ लें कि आपको अब एक तहरीक चलानी पड़ेगी मुसलसल। इसी नोट के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।